हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए 12वीं की क्लास में आज हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि गॉस प्रमेय के यानी कि गॉस नियम के कुछ तथ्य, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो हमारा इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है। पहला इनका अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालें। किसके नियम से निकालते हैं? गॉस प्रमेय के नियम से निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले तो समझिए हेडिंग क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित यानी कि ये आपका सीधा तार हो गया जो कितनी लंबाई का है? देखिए अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का ये क्या है? सीधा तार है जो क्या है भाई? आवेशित है। और कैसा आवेशित है? तो ये धनावेशित है। देख सकते हैं इस पे धनावेश बनाया हुआ है, धनावेशित है। अब जो है अब इस तार के निकट किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या निकालना भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P से एक गॉसियन बेलन की पहले कल्पना करते हैं। एक गॉसियन बेलन की क्या करते हैं भाई? कल्पना करते हैं। तो आइए इस बिंदु P के चारों तरफ एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो गॉसियन बेलन बनाते हैं भाई। ये काल्पनिक होता है गॉसियन बेलन, चूंकि ये छड़ है तो बेलन की कल्पना होगी। इसके आगे बताएंगे और इनके और अनुप्रयोग में वो कौन सा पृष्ठ हम लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो यहां पर हम एक जो है काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। ये आपका काल्पनिक गॉसियन बेलन बना। ये आपका काल्पनिक गॉसियन बेलन बना। काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। ठीक है, अब जो है जिसकी लंबाई कितनी है? देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, r दूरी पर एक बिंदु P है। देख लीजिए कि इस तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, और जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P से गॉसियन बेलन की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। ठीक है, इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का गॉसियन, तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? L लंबाई का ये गॉसियन बेलन है। ठीक है, खींचते हैं। सममित के कारण प्रत्येक बिंदु पर, यानी सममित के कारण जो है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो ये बेलन बना हुआ है वो एक ऐसे कर्व्ड सरफेस होगा। कर्व्ड बेलन, डिब्बा देखा होगा आपने गोल, तो वैसा बना है ये। तो उसके प्रत्येक सरफेस पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र मान लिया E होगा और हर जगह क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करते हैं कि इस बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। अब आप जो है यहां पर क्या करेंगे? इस फिगर को मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। इसके पृष्ठ पर यहां बिंदु P लिया गया, इसके चारों तरफ एक जो है छोटा सा इसका क्षेत्रफल अवयव लिया गया। ये आपका क्या है? बिंदु P है, और इसके चारों तरफ बिंदु P के क्या लिया गया? एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया जिसको कहा गया क्या है? ये dA है। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव को हम क्या कहते हैं? dA से दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्षेत्रफल अवयव क्या हो गया? dA हो गया। अब जो है ये तो कहां लिया गया है? तो आप जो है जस्ट लाइक जार यानी कि डब्बा देखे होंगे गोल,
तो गोल वाले सतह पर लिया गया है, गोल वाले सतह पर लिया गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर भाई मान लीजिए कि डब्बा है तो ऊपर भी तो सरफेस होता है ना उसके मुंह पे, उसके नीचे। तो अब ऊपर वाले सरफेस पर भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। भाई एक ही पर तो लेंगे नहीं, सिर्फ कर्व वाले पे तो लेंगे नहीं, ऊपर वाले पे भी लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव यहां ले लिया। अब जरा अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि अब इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए पर जरा दिशा देखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी और इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा जो है पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, ये याद करिए। तो इस डीए का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किस दिशा में होगा, इसके लंबवत दिशा में होगा इसका क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर डीए। और की दिशा किधर होगी भाई, तो देखिए ये जो धनावेशित छड़ है तो इसे दूर की तरफ होगी। तो इस पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है, वेक्टर ई, ठीक है। तो अब जो है ये दिशा, तो आप देख सकते हैं कि डीए और ई एक दूसरे की क्या है, समांतर है। आप देखिए कि ये जो है डीए है, ये मान लीजिए कि डीए की दिशा है और ये ई की दिशा है। तो दोनों के बीच ये देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो कितने का कोण बनेगा दोनों के बीच में, 0 का। दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है तो इनके बीच में कितने का कोण बनता है, 0। तो डीए और ई के बीच बनने वाला कोण कितना होगा भाई, यहाँ पर 0 डिग्री का होगा। ये बात यहां से याद रखिएगा, ठीक है। और जो है अब इस पर जरा चेक करते हैं भाई, इस पृष्ठ पर, यानी कि हमने कहा कि एक ड्रम ले लिया या एक डब्बा ले लिया और उसके ऊपरी सतह ये एकदम प्लेन होता है, ठीक है। तो इस पर अगर देखा जाए तो भाई ड्रम के ऊपर या डब्बे के ऊपर ऊपरी सतह पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो ठीक ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ लंबवत। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी भाई, इस पर ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा डीए ये इस दिशा में होगी। और लेकिन भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलेगी नहीं, ये छड़ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ ही होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर भी किधर होगी, इसी दिशा में होगी। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर ऊपरी सतह पर गॉसियन बेलन के ये जो है ई और डीए के बीच में कितने का कोण बन रहा है भाई, 90 डिग्री का। लेकिन यहां पर कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का, ठीक है। यहां हम लोग ये ज्ञात कर लिए, यहां हम लोग ये निकाल लिए, ठीक है। अब जो है अब आइए मान लेते हैं, अब इसके लिए एक अनंत लंबाई माना गया कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व। अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आवेश घनत्व क्या है, तो आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई किसको बोलेंगे आप, एकांक लंबाई का मतलब जैसे मान लीजिए आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़े वाले जगह पर जितना आवेश होगा वह क्या होगा, आवेश घनत्व कहते हैं, उसे लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है यहां से, ठीक है। और जो है ये मान लिया गया कि बिंदु P पहले भी हमने बताया कि r दूरी पर है, ठीक है। इस तार से एक गॉसियन बेलन हो गया, इसकी लंबाई l हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं वैद्युत वेक्टर। अब देखिए लिखेंगे अब आगे कि वक्र पृष्ठ पर वेक्टर ई तथा वेक्टर डीए के बीच कोण कितना होगा, कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। यहां की मैं बात कर रहा हूं वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इस प्रकार क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अब लिखेंगे अतः डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स छोटा सा है, छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा पृष्ठ है, तो ये भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो जो है डी फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई,
याद करिए वेक्टर ई डॉट क्या लिखते हैं, वेक्टर डीए। ठीक है, याद करिए पहले वाला वीडियो। अब इसको लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है ई डॉट डीए कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या होगा, 0, क्योंकि इनके बीच में क्या कितने का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का, तो ये 0। तो इसका मतलब कॉस 0 क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा ये ई डॉट डीए। तो यानी कि डी फाई ई कितना निकल के आ गया, ई डीए। समीकरण नंबर 1 यहां निकलेंगे, सिंस कॉस 0 = 1। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि ये जो है क्या आ गया भाई, फाई ई, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू डी ए। अभी छोटा सा क्षेत्र के कारण निकाला गया है ना, तो अब पूरे सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा भाई, छोटे से जो कर्व सरफेस बन रहा है इसका, तो उसके छोटे से क्षेत्र के कारण निकाला गया, छोटे से पृष्ठ के कारण निकाला गया। अब पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसके लिए बताया गया है आप लोगों को कि इसका सिंपली क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं जो है। तो अब आइए, अब अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आगे लिखते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी फाई ई का फाई हो जाएगा, बताया गया इसके पहले। और सरफेस इंटीग्रल कहिए या क्या कहिए भाई, क्लोज्ड इंटीग्रल कहिए, ई डॉट क्या हो जाएगा, डी ए। इसी का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कहिए या सिंपल इंटीग्रेशन कहिए। ठीक है, तो अब जो है, अब जरा बताइए कि यहां से भाई ई तो कांस्टेंट है ना, ई का तो हम जो है इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो डी फाई ई इज इक्वल टू, ई को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डीए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब जरा बताइए कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए, या सबसे अच्छा नोटेशन आप लोगों के लिए यही होगा कि इससे अच्छा है कि आप सरफेस इंटीग्रल में, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सरफेस इंटीग्रल बना सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो है इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का क्षेत्रफल है ना, तो संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या बन रहा है, ये बेलन बन रहा है, क्या बन रहा है, बेलन। तो बेलन का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ बोलते हैं क्या, बेलन में पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में मैथ में, कि बेलन का हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं उसको। ठीक है, गोल वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2 पाई आर, और लंबाई अगर बेलन की यल है तो क्या बोलते हैं, 2 पाई आर यल होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर यल लिख सकते हैं। तो आइए लिख करके देखते हैं ये क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई तो बाहर है और बाकी उसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एल। एल हम इसलिए यहां पे लिख रहे हैं क्योंकि बेलन की लंबाई हमने भी यल माना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर यल, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने की, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए की। ठीक है, यहां पर आप लोग लेफ्ट में लिख सकते हैं, सिंस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जो है, अब जरा इसको क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए आप क्या, समीकरण नंबर 2। अब जो है भाई, अब तो वक्र पृष्ठ पे आप लोगों ने निकाल दिया, वक्र पृष्ठ पे निकल गया कि उसका जो वक्र पृष्ठ बन रहा है गोल वाला, उससे वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, फ्लक्स कितना निकल रहा है। अब ऊपर वाला तो अभी बचा है ना, नीचे वाला भी बचा है, ऊपर वाला और नीचे वाला बचा हुआ है सतह। तो अब आइए ऊपर से देखते हैं क्या फ्लक्स निकलेगा।
तो देखिए यहां पर अगर हम निकालेंगे तो भाई वही छोटे से क्षेत्रफल के कारण, और फिर क्या होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़े बड़े क्षेत्र के कारण निकलेगा। तो जो है अब यहां से क्या लिखेंगे कि समान पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स घनत्व, वैद्युत फ्लक्स समतल, यहां सॉरी समतल पृष्ठ, भाई एक वक्र पृष्ठ बन रहा था, ऊपर वाला क्या समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स बताइए जरा, छोटे से के कारण क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट, वही चीज लिखेंगे ना फिर से डी ए, ठीक है, क्योंकि ई भी वही है डी ए भी वही है। तो अब देखिए डी फाई ई मैग्नीट्यूड जरा इसका लिखिए तो ई डी ए क्या होगा कॉस थीटा, तो थीटा यहां पर कितना बन रहा है आप देख सकते हैं कितना 90 डिग्री, तो अब थीटा कितना होगा 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो जब इसमें 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि जो ऊपरी सतह है बेलन का उससे कोई फ्लक्स रेखाएं नहीं निकल रही हैं, तो नीचे से भी नहीं निकलेंगी, तो किससे निकल रही है सिर्फ कर्व वाले एरिया से निकल रही है, ठीक है। तो अब जो है टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स इतना ही निकल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमारी। अब देखिए हाँ बताया गया था चूंकि गॉस प्रमेय से क्या बताया गया था भाई, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बताया गया था, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। गॉस प्रमेय से बताया गया था, इसको प्रूफ भी किया गया था, तो ये लिख दिया। अब जरा अब यहां से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से लिखा गया उसमें, तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा एल, ये क्या है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश क्या घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान एल, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा, आवेशों की संख्या। तो देखिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू बराबर यहां से लिख सकते हैं क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, तो इसका मतलब क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो ये आगे अगर हम लिखें इसी चीज को तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इसको जो है समीकरण नंबर 3 मान के हम लोग इसको समीकरण नंबर क्या माने 3 मान लें, ठीक है। अब उसके बाद से समीकरण 1 तथा 2 समीकरण जो है 2 और 3 की तुलना कर दें, क्योंकि देखिए ये भी जो है डी फाई ई की वैल्यू ही आई है, ये भी जो डी फाई ई की वैल्यू ही आई है, और ये भी डी फाई ई की वैल्यू आई है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तो क्या लिखेंगे भाई, ई ब्रैकेट ऑफ 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, ई की ना, वैद्युत क्षेत्र तो निकालना चाहते हैं, तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू टोटल से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट होल का अपान 2 पाई आर इंटू एल, एप्सिलॉन को नीचे लाइए तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या हो जाएगा एल। अब जरा इसको सिस्टमेटिक फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से ऊपर ये जबरदस्ती काम करिए, 2 से ऊपर अभी बताएंगे क्यों, 2 से ऊपर भी गुणा करिए, 2 से नीचे, तो नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर इंटू क्या हो जाएगा एल। अब देखिए जो है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको कि देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा इंटू एल अपान आर इंटू एल। तो देखिए एल से एल कट गया तो क्या बचा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपान क्या बचेगा आर। तो ये आपका निकल के आ गया
मैजिक शक्ति की तीव्रता। अब 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों किया गया जबरदस्ती? तो सिर्फ इसलिए कि हमारी ये पर्टिकुलर एक वैल्यू आ जाए 1/4πε0 ये आ जाए, इसलिए किया गया। और क्यों ये लाने का प्रयास किया गया? क्योंकि इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो ये वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाए, इसकी वैल्यू हम आसानी से रख सकें, इसलिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से गुणा करना पड़ा। अब जो है मुझे उम्मीद है कि यहां तक मेरी बात 100% आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो है अगर वेक्टर रूप में, इसी का कभी कभी पूछता है कि वेक्टर रूप आप लिखिए, वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे भाई? वेक्टर रूप में तो आइए बता देते हैं इसको, इसका वेक्टर रूप यहां बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, वेक्टर रूप में लिखना होगा तो सिंपली कौन कौन इसमें वेक्टर राशियां हैं। तो ई क्या है? ई जो है सदिश राशि है, तो इसमें वेक्टर लगा देंगे। बाकी 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है भाई, तो इस पे तो वेक्टर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और 2λ/r भी 2λ लिखेंगे, इसके बाद से 2λ/r, और यहां पर लगाएंगे r कैप। आप लोगों को याद होगा कि ये r कैप क्या बताता है भाई? तो दिशा को बताता है, इसके पहले मैं बता चुका हूं। तो ये इसका क्या हो गया? वेक्टर रूप हो गया। तो आप लोग इसका वेक्टर रूप भी लिख लेंगे। और कभी कभी इन दोनों के बीच में ग्राफ पूछा जाता है कि ई और आर के बीच में आप ग्राफ बता दीजिए कि किस तरह का होगा। तो जरा आप देखिए, ई और आर के बीच में मैं आप लोगों को अगर ग्राफ बताऊं तो जो है देखिए, यहाँ ई और आर में भी इसी जो ग्राफ में बता दूं तो आर इस पर और ई को मान लीजिए इस पर दिखा दिया। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलेगा ग्राफ इसका। तो E इज प्रोपोर्शनल टू, E इज एंटी प्रोपोर्शनल टू R है, देख सकते हैं आप। E इज इक्वल टू 1/r है, देख सकते हैं। तो क्या होगा? तो ये एक ऐसे कर्व मिलेगा, ये एक ऐसे क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। ठीक है, तो E और R के बीच में ये ग्राफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।